15 दिसंबर से दरभंगा शहर के कई व्यस्तम सड़क मार्गों पर वन वे व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत कर्पूरी चौक से लहरियासराय टावर तक किसी भी प्रकार के वाहन, खासकर दोपहिया और चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा यातायात थाना दरभंगा नाका नंबर 6 से लोहिया यानी हाजमा चौक लहरियासराय की ओर जाने वाली सड़क पर भी सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन दोनों सड़कों पर वन वे नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। हालांकि यातायात वन वे नया नियम लागू होने के बाद कई दिनों तक लोगों को जानकारी मिल जाए कि जिस सड़क में वन वे में लागू है और ऐसे में उसे सड़क में वाहनों को नहीं ले जाना है। इसके प्रचार प्रसार के लिए पुलिस रोक क्या करती थी, लेकिन अब जुर्माना प्रारंभ कर दिया गया है। ऑनलाइन जुर्माना किया जा रहा है और जुर्माने का रसीद भी उन्हें थमाया जा रहा है। मंगलवार को यातायात थाना दरभंगा के पुलिस और सुरक्षा बलों ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। लहरियासराय के बेलवागंज रोड मुख्य सड़क में इस दौरान कई ऐसे मोटरसाइकिल चालक पकड़े गए जो नियमों की अनदेखी करते हुए प्रतिबंधित मार्गों पर बाइक लेकर प्रवेश कर गए थे। पुलिस ने मौके पर ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रत्येक उल्लंघनकर्ता से 1000 रुपए का जुर्माना काटा गया। हालांकि कुछ लोगों पर 1000 रुपए से भी अधिक का जुर्माना किया गया। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 5000 रुपए तक का जुर्माना लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि सभी जुर्माने ऑनलाइन माध्यम से लिए गए हैं। चालान की रसीद संबंधित वाहन चालकों को मौके पर ही थमा दी गई। चालकों को निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत ट्रैफिक थाना दरभंगा में जाकर जुर्माने की राशि जमा करे या जो संबंधित विभाग है वहां जाकर जुर्माना का रकम अदा करे। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल तरीके से की जा रही है ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो। यातायात पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि वन वे नियम सुरक्षा के मद्देनजर लागू किया गया है। दरभंगा शहर में लगातार बढ़ते वाहनों की संख्या, संकरी सड़कों और बाजार क्षेत्रों में अत्यधिक मोड़ के कारण आए दिन जाम की स्थिति रहती है। कई बार एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी जाम में फंसना पड़ता है, जिससे आम जनता की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने वन वे व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि वन वे नियम के तहत गलत दिशा में वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है बल्कि यह जानलेवा भी हो सकता है। गलत दिशा से आने वाले वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, जिससे चालक के साथ साथ अन्य राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वन वे उल्लंघन, गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना हेलमेट बाइक चलाना और यातायात संकेतों की अवहेलना करना दंडनीय अपराध है, जिन पर भारी जुर्माने के साथ साथ लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों प्रमुख मार्गों पर यातायात पुलिस, होमगार्ड, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग और सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि वाहन चालकों को पहले से ही वन वे की जानकारी मिल सके। दरभंगा जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे नियमों का पालन करे, सही दिशा में वाहन चलाए, हेलमेट का उपयोग करे और यातायात संकेतों का सम्मान करे। नियमों का पालन न केवल जुर्माने से बचाएगा बल्कि आपकी और दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। जिला प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि भविष्य में भी वन वे नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वाहन उल्लंघन के संबंध में ट्रैफिक डीएसपी दरभंगा ने कहा लगभग एक हफ्ते तक लोगों को जुर्माना नहीं काटा गया, लेकिन अब मोटरसाइकिल चालक जो भी वन वे का पालन नहीं कर रहे हैं ऐसे सभी वाहन चालकों पर जुर्माना काटा गया। इसके अलावा और भी दूसरी सभी गाड़ियों पर वन वे नियम लागू है। उल्लंघन करने वाले सभी वाहन चालकों पर जुर्माना किया जाएगा। इसलिए किया जा रहा है ताकि सड़क जाम से लोगों को मुक्ति मिल सके और लोग सुरक्षित वाहन चला सके। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। चालू है और फाइन आज से ही कटना है। क्या लग रहा है कि सर किस प्रकार से अभी जैसे वन वे का हम लोगों ने जो शुरुआत किया है, ये शुरुआत किया अभी 5 दिन है, 1 हफ्ता नहीं हुआ है। तो शुरू में लोग क्योंकि उतना अवेयरनेस नहीं था तो लोग जाते थे, ज़बरदस्ती करते थे, लेकिन धीरे धीरे वन वे का पालन हो रहा है। अब है कि जो लोग वन वे का पालन नहीं कर रहे हैं उनका फाइन काटने का निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में कोई भी गाड़ी जो है इमरजेंसी गाड़ी को छोड़ के वो वन वे का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि किसी के द्वारा भी वन वे का उल्लंघन किया जाता है तो उसका जो फाइन काटने का निर्देश दिया गया फाइन काटा जा रहा है। और आम जनता से यही अपील है कि जो हम लोगों ने व्यवस्था किया है, जो जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है वन वे के लिए, ताकि जाम से लोगों को थोड़ा सा मुक्ति मिले, जो भी हम लोग कर सकते हैं वो किया जा रहा है। तो इसमें सहयोग की अपील की जा रही है मेरे द्वारा कि जो भी सहयोग है वो कीजिए। जो वन वे का अनुसरण है उसको आप लोग जरूर अनुपालन कीजिए ताकि शहर के लोगों को चलने फिरने में आसानी हो। अभी देख रहे हैं कि काफ़ी शीतलहरी चल रही है, कुहासा का समय है और अभी एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही है, तो देख रहे हैं कि रोज़ कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है। ऐसी स्थिति में
सभी जो वाहन चालक हैं, जो भी चलाते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो लोग हेलमेट का प्रयोग करें और डीपर का प्रयोग करें। रेडियम जो लगता है, रेडियम भी लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि वाहन जा रही हैं। और जब भी रोड में आप किसी गाड़ी को लगाते हैं तो बिल्कुल रोड के साइड में लगाएं, ताकि किसी भी तरह का अनहोनी न हो। सर जो क्या कहेंगे? जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, उनसे अनुरोध है कि हेलमेट जरूर पहने। समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों, सेवाओं, योजनाओं आदि की प्रगति को लेकर मासिक समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं स्वास्थ्य प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी आदि की सुविधा आवश्यकता अनुसार सभी मरीजों को देना सुनिश्चित करे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के द्वारा सारी सुविधा प्रदान की गई है, जिसे बेहतर उपयोग करना सुनिश्चित करे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी संवेदनशील और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य प्रभारी एवं स्वास्थ्य प्रबंधकों से विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राप्त संसाधनों के बेहतर उपयोग कर रोगियों की उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधकों को सभी स्वास्थ्य इंडिकेटर में आवश्यक सुधार लाने और सभी कार्यों का समय पर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने अगले 7 दिनों के भीतर 60,000 आयुष्मान कार्ड बनाने वाले का लक्ष्य निर्धारित किया। जिलाधिकारी के निर्देशों के आलोक में पिछले कुछ महीने में 6 लाख आयुष्मान कार्ड बनाकर लाभुकों को उपलब्ध कराया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि पीडीएस डीलर वाइज डेटा तैयार कर अधिक से अधिक पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी महत्व है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से परिवार में 5 लाख तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है, जो गरीबों के लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बेहतर सेवा प्रदान करें, कार्यशैली में अपेक्षित सुधार लाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सारी सुविधा मरीजों को देना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सकों को ओपीडी में अधिक से अधिक मरीजों को देखने का निर्देश दिया और संबंधित पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि ओपीडी में डॉक्टरों की नियमित ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों को समय पर चिकित्सा सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ईसीजी मशीन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी मशीनें कार्यरत रहे और मरीजों को इसका पूरा लाभ मिले। सभी गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से चिन्हित कर उनका नियमित और मासिक ANC जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संस्थागत प्रसव करवाने के लिए जिलाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन और जिला कार्यालय प्रबंधक DPM को मनीगाछी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सकों को अपनी कार्यशैली में अपेक्षित सुधार लाने, समय पर ओपीडी प्रारंभ करने और आशा और ANM के कार्यों को सतत मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि अगली समीक्षा बैठक में सभी स्वास्थ्य इंडिकेटरों में स्पष्ट सुधार दिखाई देना चाहिए। साथ ही सभी रेफर किए गए मरीजों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर से नियमित अनुश्रवण किए जाने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्रा, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक प्रभात कुमार राजू सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरीय और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। लहरियासराय थाना दरभंगा में नगर पुलिस अधीक्षक ने अनुसंधान समीक्षा बैठक की, वहीं सख्त निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक ने थाना में दर्ज सभी कांडों की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कांडों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। लंबित मामलों में माननीय न्यायालय से वारंट और कुर्की की कार्रवाई शीघ्र प्राप्त कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अनुसंधानकर्ताओं को दिया गया। नगर पुलिस अधीक्षक ने अनुसंधान की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक कांड का अनुसंधान विधि सम्मत, निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित होना चाहिए। उन्होंने अनुसंधानकर्ताओं को कांड दैनिक को नियमित रूप से अद्यतन रखने और प्रतिदिन प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही महीने के भीतर निष्पादित होने वाले कांडों को चिन्हित कर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में थाना के प्रतिवेदित कांडों की भी समीक्षा की गई। तब सभी अभिलेख एवं पंजी को अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए।
नगर पुलिस अधीक्षक ने थाना क्षेत्र में सघन गश्ती बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि नियमित गश्ती से अपराध पर नियंत्रण और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। विधि व्यवस्था संधारण को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने डायल 112 सेवा को भ्रमणशील और सक्रिय रखने का निर्देश देते हुए कहा कि आपात स्थिति में तत्वरित पुलिस सहायता जनता तक पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। अंत में नगर पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारियों और अनुसंधानकर्ताओं से कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की अपील की ताकि आम जनता का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। आयोजित बैठक के संबंध में हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने सिटी SP दरभंगा अशोक कुमार चौधरी से बात की। ठंड का समय है, ऐसे में थाना को रात्रि गश्ती करने को लेकर क्या कुछ निर्देश दिया गया और अनुसंधान बैठक के संबंध में और क्या कुछ नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी ने कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुना रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। सराय थाना पे अनुसंधान बैठक किया गया है, क्या कुछ पाया गया? सराय थाना पर अनुसंधान बैठक किया गया और जितने भी पेंडिंग केसेज हैं उसकी समीक्षा की गई और अनुसंधान पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया गया कि त्वरित अनुसंधान पूर्ण किया जाए ताकि कांड का निष्पादन हो सके। जो केस है उसका क्या कुछ स्थिति पाया गया? कुछ केसेज अनुसंधान में है, जांच में है, कुछ केसेस गिरफ्तारी के लिए पेंडिंग है। तो केस वाइज प्रत्येक केस में जो कमियां पाई गई उसको दूर करते हुए निष्पादन की दिशा में उत्तर कार्रवाई करने का निर्देश किया है। ठंड में चोरी की घटना ज़्यादा बढ़ रही है, इस पे क्या कुछ? इधर तो चोरी की घटना नहीं हुई है और पता नहीं कहाँ आपके पास न्यूज़ है कि चोरी की घटना बढ़ गई है। पिछले सप्ताह में कमतौल में चोरी की घटना हुई थी तो उसमें कार्रवाई चल रही है। इस बीच में जाले में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो उसके बाद टाउनशिप में चोरी की घटना हमको लगता है कि पिछले मंथ में हुआ था तो उसमें गैंग पकड़ा गया है, उन पर कार्रवाई हो रही है। सर, रात्रि गश्ती को लेकर थाने को रात्रि गश्ती को में सबको मुस्तैद किया गया है। रात्रि गश्ती समय से निकल रही है और अपना लोकेशन भी रात्रि में देते हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने कई स्तर पर गश्तियाँ चेक करने के लिए और गश्ती करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है। सुपर पेट्रोलिंग में बड़ी पदाधिकारी निकलते हैं और चेक करते हैं, अपने भी गश्ती करते हैं और साथ में चेक भी करते हैं कि गश्तियाँ क्या करें रात में। इसके अलावा रूटीन में मैंने डेट वाइज सारे थाना प्रभारी को कांडों में गिरफ्तारी के लिए रात्रि में निकलने के लिए निर्देश प्राप्त है तो थाना प्रभारी गिरफ्तारी भी कर रहे हैं। जी धन्यवाद। पुष्प प्रदर्शनी 2025 के आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया होटल कृष्णा रेसिडेंसी दरभंगा में मंगलवार को, जिसमें सदस्यों द्वारा यह जानकारी दी गई कि 33वें फ्लावर शो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बागवानी और पुष्प प्रेमियों के लिए खास आकर्षक का केंद्र बनेगा। फ्लावर शो के तहत 28 और 29 दिसंबर को गमलों में लगे पौधों का प्रदर्शन और मूल्यांकन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार 31 दिसंबर को कट फ्लावर, गुलदस्ते, टेबल डेकोरेशन और फ्लावर आर्ट की प्रविष्टियां शाम 5 बजे तक स्वीकार की जाएगी। वहीं 30 दिसंबर को निर्णायक दल द्वारा सभी प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया जाएगा। निर्णायकों का निर्णय अंतिम और मान्य हो। फ्लावर शो का उद्घाटन 1 जनवरी 2026 को सुबह 10:30 बजे मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा। उसी दिन सुबह 10:30 बजे से शाम 8 बजे तक आम जनता के लिए पब्लिक शो आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने सभी फूल प्रेमियों एवं बागवानी से जुड़े लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। आयोजक समिति ने बताया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य बागवानी को बढ़ावा देना और लोगों में प्रकृति व फूलों के प्रति जागरूक बढ़ाना है। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दरभंगा के लालबाग स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में 30 और 31 दिसंबर को इंटर स्कूल प्रतियोगिता 2025 का भी आयोजन किया जाएगा। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। आयोजन का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक, कलात्मक प्रतिभा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। 30 दिसंबर को ट्रे गार्डनिंग, गमलों की प्रविष्टि और इंटर स्कूल स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें कक्षा 1 से 10 तक के छात्र विभिन्न वर्गों में हिस्सा लेंगे। वहीं 31 दिसंबर को अपर केजी से कक्षा 3 तक फायरलेस कुकिंग, कक्षा 4 से 6 तक गमला सजावट और कक्षा 7 से 10 तक छात्रों के लिए भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आयोजकों के अनुसार सभी प्रतिभागियों के लिए स्कूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। प्रतियोगिता के परिणाम 31 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। आयोजन को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कृष्णा रेसिडेंसी टाउन हॉल दरभंगा के पास से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। डॉक्टर RB खेतान,
आज से 34 साल पहले हम लोगों ने इस संस्था को खड़ा किया था। उसके साक्षी हैं हमारे विनोद पंसारी जी हैं, संजय जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उसी वक्त से जुड़े हुए हैं। आज ये हम लोगों का 34वां साल है, लेकिन फ्लावर शो 35वां है। एक साल कोरोना में हम लोगों ने फ्लावर शो नहीं कर पाए थे हम लोग, और जो हम लोग 92 में फ्लावर शो किए थे उस वक्त और आज बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये फ्लावर शो रेगुलर चलेगा और इतना अच्छा से चलेगा। और बाकी डिटेल आपको फ्लावर शो के बारे में अध्यक्षा जी, सेक्रेटरी साहब और हमारे पूर्व सेक्रेटरी विनोद सरावगी जी बतला चुके हैं। मैं विशेष आपको उस संबंध में नहीं बता पाऊंगा, या मतलब कि फिर रिपीट नहीं करना चाहता हूं। और आपके द्वारा मेरा जितने भी दरभंगा के लोग हैं या दरभंगा के आसपास के लोग हैं, उनसे करवत प्रार्थना है कि आप आवें, ये शो देखें, क्योंकि फिर ये साल में एक ही बार होता है और आपको एक ही बार मौका मिलेगा। और जो एंट्री फी की जो बात थी, वो एंट्री फी हम लोग कोई इसलिए नहीं लेते हैं कि आपको एंट्री करवानी है, वो जस्ट एक टोकन है। और इस बार 30 रुपया पर पर्सन जो है वो एंट्री की कूपन की है, और वो सिर्फ इसलिए है कि उसमें एज ए टोकन है। वो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इससे हमारा शो चल जाएगा। शो में बहुत खर्चा होते हैं, लेकिन कुछ स्क्रूटनी करने के लिए हम लोग जो है सो एंट्री फी रखे हुए हैं, और शुरू से ही रखे हुए हैं। जब से ये शो हम लोगों का स्टार्ट हुआ था, पहला जो 92 में हुआ था, उस वक्त से एंट्री फी है। सर, आप अपने छत पर जो छोटा सा बगिया बनाया, कितना पौधा इस बार लक्ष्य है जो इस फ्लावर शो में आया? इस बार लक्ष्य मेरे समझ से कितना 12,000 तक, 315। हाँ, 10 से 12,000 तक इतने हो ही जाते हैं करीब करीब हर साल। सारे लगे कि लोग पर्यावरण के प्रति सजग हों, जागरूक हों। और आज हमारी इस मुहिम के चलते पूरे दरभंगा में आप अगर नजर उठा करके देखते हैं तो लोगों को प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ा है। यह प्रेम इस संस्था के द्वारा जो उत्पन्न किया गया, और हम लोग आज भी इस काम में लगे हैं कि आप प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति को संरक्षित कीजिए, पर्यावरण को बचाइए। इसके लिए एक वातावरण, एक प्लेटफॉर्म हम साल में तैयार करते हैं फ्लावर शो के रूप में, कि आप आइए, वहां पर देखिए तरह तरह के वनस्पति, पौधे, औषधीय पौधे, कैसे ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, ऐसे पौधे, सारे पौधों का हम एक जगह संकलन करके रखते हैं ताकि लोग इसके बारे में जाने। इसकी हम सुविधा देते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस पर हम प्लांट माने सेल करते हैं, बहुत कम से कम कीमत पर सेल करते हैं, लोगों को बताते हैं। एक बात और विशेष है कि विगत 3-4 वर्षों से हम लोगों ने बच्चों को अपने कार्यक्रम से विशेष रूप से जोड़ा है। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, और पर्यावरण की रक्षा के लिए अगर ये सजगता बच्चों के बीच में पूरी तरह फैल गई, उनके गार्जियन भी होंगे, इनके स्कूल भी इसके बारे में मोटिवेट होंगे, और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम इस काम में सफल भी हो रहे हैं। हम इस आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं, हमारे फ्लावर शो को आप अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं। प्रशासन से मैंने भी हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारा साथ दें, और हम लोग जिस मुहिम में लगे हैं वह मुहिम व्यक्तिगत स्तर पर पूरे साल भर चलती रहती है। हम विभिन्न संस्थाओं को जोड़ करके इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा भी है हम आपका साथ मिलेगा, और पूरे जनमानस का हमें साथ मिलेगा। इस बार की प्राइसिंग क्या होगी? इस बार की टिकटिंग प्राइसिंग क्या होगी? जो यूजुअल हम लोग नॉमिनल प्राइस ही लेते हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है, क्योंकि आप ही वैसे चौथे स्तंभ है जो जिनके माध्यम से हम अपने समाज को, हम अपने शहर को अवेयर कर सकते हैं। तो आज का जो प्रेस वार्ता है, खासकर उत्तरी बिहार उद्यान समिति की 33वीं फ्लावर शो पुष्प प्रदर्शनी 31 और 1 जो आम जनमानस के लिए स्टार्ट होने वाली है, इसके लिए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, दरभंगा वासियों से आग्रह करते हैं कि वो उस दिन आकर के इस फूलों की बगिया में आनंद लें और अच्छे अच्छे फूलों का लुत्फ उठावें। और साथ में पहले तो हम अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि वो डिटेल्स आपको बताएंगी। डॉक्टर लता खेतान। आप सबों का सबसे पहले तो मैं प्रेस मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। एक आपके जरिए हम लोग जो है पब्लिक तक पहुंचते हैं, और
इतने मतलब जो हम लोग को सपोर्ट मिल रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 33वां शो है, फ्लावर शो 2025। ये 28 तारीख से स्टार्ट होगा, जो कि 1 जनवरी तक जाएगा। और वहां पर काम शुरू हो चुका है, ऑलरेडी वहां पर तैयारियां चल रही है। 28 और 29 को जो है हम लोग ने सभी प्रकार का पॉट से रिलेटेड जो भी मटेरियल लोग सब एग्जीबिशन में लाएंगे वो, और अदर आइटम्स जैसे ट्रे वगैरह रहता है कुछ है, वो सब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। 28 को ज्यादा करके बड़े बड़े पौधे सब जो होते हैं वो आते हैं, और 29 तारीख को बाकी सारा कलेक्शन सुबह में मतलब 10 बजे से लेकर के शाम में 5 बजे तक ये कलेक्शन चलता है। 2 दिन हम लोग समय दे रहे हैं क्योंकि ठंडक बहुत बढ़ गई है, तो 2 दिन समय हम लोग दे रहे हैं ताकि सब दिल से पार्टिसिपेट कर सके। 30 तारीख को जो है हमारा कट फ्लावर्स है, बुकेज है, टेबल डेकोरेशन है, गार्डलेंस है, मालियों के लिए, महिलाओं के लिए, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मतलब कि अन्य जो छोटे मोटे सामान सब है जो हम लोग वो 1 बजे तक हम लोग 30 तारीख को लेंगे। और 2 बजे से उसी दिन हमारा जजमेंट का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। जजमेंट के लिए जो है मतलब कि दिल्ली से, समस्तीपुर से, पूसा से, पुपरी से, मुजफ्फरपुर से, पटना से, और हमारा दरभंगा का बॉटनी डिपार्टमेंट के लोग सभी हम लोग को मतलब कि तहे दिल से हम लोग को सहयोग करते आए हैं और सफल करते आए कार्यक्रम को। और रिजल्ट जो है हम लोग 31 को डिक्लेयर करेंगे, सभी रिजल्ट्स। पेंटिंग कंपटीशन अभी स्कूल का मतलब कि सब कार्यक्रम आप लोग बताया जाएगा, तो जो भी 30 के शाम तक खत्म हो जाएगा। अब कई वर्षों से हम लोगों ने बच्चों के लिए कई इसमें कार्यक्रम, जैसे सर्वप्रथम इन्वायरमेंट के अवेयरनेस के लिए हमने बच्चों को ये सलाह दी है कि वो एटलीस्ट अपने स्कूल से 25 पॉट्स, यानी हर एक बच्चा 1 पॉट घर में लगाएगा और वो अपने स्कूल को जमा करेगा, और इस तरह कम से कम 25 से 30 पॉट हर स्कूल अगर सबमिट करेंगे बच्चे के द्वारा, तो एक तो ये उनके बच्चों के अंदर पौधे को लगाने की भावना तो जागृत होगी ही, साथ में हमारा एक दूसरा कार्यक्रम है जो बच्चों के लिए रहता है, वो ट्रे गार्डनिंग के प्रति अवेयरनेस करवाना। ये सारे कार्यक्रम हमारे 30 और 31 से शुरू हो जाएंगे। 30 तारीख को हम लोग ट्रे गार्डनिंग का सबमिशन करवाएंगे। 31 तारीख को बच्चों के लिए स्पेशली कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हम लोग फूड से अवेयरनेस बच्चों को करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये हॉर्टिकल्चर सिर्फ फ्लावर के लिए नहीं है, वेजिटेबल्स के लिए भी जाना जा रहा है। तो फूड से अवेयरनेस के लिए हमने फ्लेमलेस कुकिंग का एक कार्यक्रम रखा है जिसमें छोटे बच्चे की भागीदारी होगी, और सीनियर स्टूडेंट्स के लिए एक भागीदारी, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए एक प्रतियोगिता हमने रखी है। 2 to 3 मिनट्स का टॉक है जो कि बच्चे को ये अवेयर करवाएगा कि सोशल मीडिया से बच्चे अभी आजकल इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि सोशल मीडिया में दिए गए विज्ञापन को देख करके वो कई खाने वाले प्रोडक्ट हैं जो बच्चे यूज करते हैं अपने जीवन में, और फिर उससे कई बीमारियों से सामना करना पड़ता है उन्हें। तो मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट है या जो प्रोडक्ट्स है उस पे बच्चे 2 to 3 मिनट्स अपना टॉक रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे कि क्या ऐसे एड को देख करके उन चीज पंसारी जी हैं, विनोद जी आइए। एक बात सामने देखो। आइए सर जी, और नजदीक आइए। हाँ इधर। मिथिला दुग्ध संघ के तहत 23 दिसंबर को दरभंगा विपणन प्रक्षेत्र के दिल्ली मोड़ पार्लर पर 1 दिवसीय उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डेयरी के विपणन प्रभारी खुर्शीद आलम के द्वारा बताया गया कि जापान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपभोक्ताओं को अधिकार, कर्तव्य और डेयरी उत्पादों के इस्तेमाल से जानकारी दी गई। मिशन इंद्रधनुष संस्था के प्रबंध निदेशक RK झा के मार्गदर्शन में कार्यक्रम किया जा रहा है। डेयरी के विपणन प्रभारी गौरव कुमार, स्वनीश कुमार, रोशन झा और तकनीकी सहायक के द्वारा उपभोक्ताओं को पैकेट पर अंकित निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, MRP और FSSAI मानकों की जानकारी दी गई। साथ ही शुद्ध दूध की पहचान पर भी प्रकाश डाला गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकार
के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें मिलावटी उत्पादों से बचने की अपील करना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय उपभोक्ता उपस्थित हुए, जिन्हें डेयरी की ओर से उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में विस्तार से बताया गया। किस कंपनी का है? इसका मालिक कौन है? कोई जानता है ये कंपनी का मालिक कौन है? नहीं जानते नहीं कंफर्म नहीं है सर। सुधा के ई जाने छे, उपनयन बियाह ई नहीं रहते सुधा भले तो हम सब भंडुल भ जेबे। नंबर 1 छे मिथिला के लेल, भले दूध दही जते छे से नंबर 1 छे। मिथिले के लिए ने बिहारे के लिए सुधा में रहेगा ना, तो आज का हो जाएगा। नहीं बाबा, हाँ बोलिए। आज के टाइम में सुधा है, बहुत सारा डेयरी खुला है, लेकिन आज भी ये अपनी गुणवत्ता और अपना साख के वजह से और बिहार के हर एक जनता के दिल में राज करता है। और सुधा है, इसीलिए हम लोग सुधे हैं, नहीं तो सुधा नहीं रहता तो हम लोग बिगड़ जाते। होली रोजरी कैथोलिक चर्च दुनार दरभंगा में यीशु मसीह के जन्मोत्सव पावन पर्व क्रिसमस की तैयारी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ की जा रही है। इस अवसर पर चर्च परिसर और चर्च को विशेष रूप से फूलों और बिजली की लड़ियों से सजाया गया और भक्तों के आध्यात्मिक तैयारी के लिए विभिन्न प्रार्थनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पल्ली पुरोहित ने बताया कि 24 दिसंबर की रात 11 बजे से कैरल गायन का आयोजन किया गया है, जिसके पश्चात रात 11:30 बजे ही पवित्र क्रिसमस मध्य रात्रि मिसा होली मास अर्पित की जाएगी। वहीं इस मौके पर सभी श्रद्धालुओं और नागरिकों का हार्दिक स्वागत है। वहीं 25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चर्च आम जनता के दर्शन के लिए खुला रहेगा। इस दौरान सभी लोग चर्च में आकर प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह के जन्म का संदेश अनुभव कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन के पहली बार बिहार आगमन पर दरभंगा के सांसद से लोकसभा में पार्टी सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने उन्हें मखान, माला और पाग एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया। उनके सफल कार्यकाल की अग्रिम शुभकामनाएं दी। भाजपा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बिहार वासियों की ओर से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि नितिन नवीन का भाजपा के इतने बड़े सर्वोच्च पद पर बनाया जाना न केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन में युवाओं की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है, बल्कि राष्ट्रीय संगठन में युवाओं की भागीदारी को भी स्पष्ट करता है। सांसद ने नितिन नवीन के व्यक्तित्व की जमकर सराहना करते हुए कहा कि बिहार सरकार के मंत्री से लेकर विभिन्न राज्यों के प्रभारी के रूप में इनकी प्रखरता से बीजेपी के सभी कार्यकर्ता परिचित है और इनके नेतृत्व में संगठन को ऐतिहासिक मजबूती मिलना तय है। जो छात्र उप शास्त्री, शास्त्री व आचार्य में नामांकन कराना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश से वे अपना नामांकन अब तक नहीं करा पाए हैं, तो उनके लिए संस्कृत विश्वविद्यालय ने एक अंतिम सुनहरा मौका दिया। जरूरी औपचारिकों को पूरी कर ऐसे छात्र 31 दिसंबर यानी साल के अंतिम दिन तक इन कक्षाओं में ऑनलाइन नामांकन करा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि अब नामांकन अवधि में विस्तार नहीं किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि सत्र नियमित करने के लिए परीक्षाओं का ससमय आयोजित किया जाना है। ऐसे में 31 के बाद नामांकन की सुविधा विस्तारित नहीं की जाएगी। सत्र 2025-26 में उपशास्त्री, शास्त्री 2025-27, शास्त्री 2025 से 29 और आचार्य 2025-27 के लिए द्वितीय चक्र का ऑनलाइन नामांकन जारी है। छात्रों को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। वहीं नोडल पदाधिकारी यूसीएमएस डॉक्टर रामसेवक झा के अनुसार 2024-25 का नामांकन डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 ही है। इसलिए सभी विभागीय अध्यक्षों और प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि 5 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन नामांकित छात्रों का अपने पोर्टल के माध्यम से एडिटिंग अप्रूव्ड आवेदन स्वीकार करते हुए 7 जनवरी 2026 तक शैक्षिक सत्र 2025-26 में कुल नामांकित छात्रों का संपूर्ण अभिलेख आवेदन सहित एक प्रति में डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर पुरेंद्र वारिक के कार्यालय में जमा करना चाहेंगे।